नमस्कार, आप सभी का स्वागत। भारत एट 7 आप देख रहे हैं खबर राज्यों की। बताएंगे आपको दिन भर क्या कुछ खास रहा, अलग अलग राज्यों की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं। और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को दी 7,600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात। कांग्रेस की बांटने वाली नीति पर किया हमला, कहा सारे हथकंडे को अपनाने के बावजूद जनता नफरती षड्यंत्रों का नहीं हुई शिकार। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किया जाएगा विकसित। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लगी मोहर। मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को इस साल जुलाई से 2028 के दिसंबर तक जारी रखने को मंजूरी। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के सहयोगी संगठन उस पर लगातार हो रहे हैं हमलावर। आप और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं के गठबंधन पर सवाल उठाने के बाद सपा ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का किया ऐलान। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को मिलेगा पुरस्कार। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन व डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए चुना गया। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना श्रीलंका से। भारत की नजर प्रतियोगिता में दूसरी जीत दर्ज करने पर। और आइए भारत एट 7 में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। जो हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दरअसल हरियाणा में कल विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जहां बीजेपी में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है, तो वहीं कांग्रेस में हार के कारणों को खोजने की कोशिशें जारी हैं। हरियाणा के निवर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी ने आज दिल्ली में पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े जो भाजपा के नेता हैं उनसे मुलाकात की। और वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं तो हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा भी उठाया। तो वहीं भाजपा समेत एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। लेकिन जिस तरीके से ये जो बीजेपी की एक कहा जाए तीसरी जीत जो दर्ज की गई है हरियाणा पर, इस पर काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए, क्योंकि आज हमने देखा किस तरीके से नायब सिंह सैनी जो हैं उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, राष्ट्रपति से भी वो मिले और साथ ही जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की। और उसके बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो तमाम सरगर्मियाँ हैं ये काफ़ी तेज़ हो चली हैं सरकार के गठन को लेकर भी। प्रदेश यानी हरियाणा की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर जब अब नई सरकार का गठन होगा, किस तरीके से किया जाएगा, कौन से नए उसमें क्या नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि अभी एक जो बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी ने हासिल की है। 48 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने यहाँ पर जीते ही हैं। और उसके बाद अब किस तरीके की जो हम कह सकते हैं जो गठन किया जाएगा, कैबिनेट में कौन से नए चेहरे होंगे, क्या पुराने चेहरों को वो कितने नज़र आ सकते हैं, ये तमाम पहलू हैं जिन पर लगातार हम आज का जो दिन है माना जा रहा है कि इस पर ज़रूर कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो हुई होगी। हालांकि बात की जाए नायब सिंह सैनी की, उनका कहना ये था कि औपचारिक मुलाकात जो है वो उनकी हुई है प्रधानमंत्री के साथ भी। और कहीं ना कहीं हमने देखा भी था कि वो अपनी जीत का जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आए थे। सीधे तौर पर उनका कहना था कि जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करती है और उसी की वजह से जो तीसरी बार लगातार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। साथ ही साथ खासतौर से जब बात की जाती है किस तरीके से प्रदेश में और तमाम जो गठजोड़ थे वो भी बनते बिगड़ते नजर आए, लेकिन खासतौर से जब बात की जाती है बीजेपी को लेकर किस तरह का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर कामयाब रहा। और लेकिन उसके साथ साथ जब दूसरे चुनाव जो हुए थे वो थे जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। मतों की गिनती पूरी होने के पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बेटे उमर अब्दुल्ला का नाम आगे बढ़ा दिया है। हालांकि बीजेपी ने भी जम्मू में 29 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। कल उमर साहब ने कहा है कि उनकी फॉर्मल तरीके से जो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी उसके बाद वो अलायंस पार्टनर से बात करेंगे। तो लेट दैट हैपन। पहले इनकी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी, उसके बाद वो हमसे जो भी मामलात हैं कि फॉर्मेशन के बारे में लेटर ऑफ सपोर्ट है और वो उसके बाद होगा।
उम्मीदवार आज 4-5 वैसे भी जीत के आए हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे तो हमारी लीड जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी लीड घटेगी नहीं। तो जाहिर तौर पर अब सरकार के गठन की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। हरियाणा की बात की जाए या इसके साथ साथ बात की जाए जम्मू कश्मीर की। अब आइए आप आगे बढ़ेंगे, भारत 7 में बात कर लेते हैं और फिर राज्यों की। खासतौर से हरियाणा में जीत की हैट्रिक ने झारखंड भाजपा में एक नया जोश भर दिया है। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार झारखंड में भी कमल खिलेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की विदाई होनी तय है। झारखंड में कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन चुनावी घोषणा से पहले हरियाणा के परिणाम ने झारखंड भाजपा को ऊर्जा से भर दिया है। ऐसे में चुनावी तैयारियों में जुटी झारखंड भाजपा को लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त और हरियाणा की जीत से झारखंड में भी कमल खिलाने का भरोसा बढ़ गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों पर इस बार झारखंड के लोगों की भी नजर थी। इसे झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए बड़ा टेस्ट माना जा रहा था। एग्जिट पोल को झुठलाते हुए भाजपा ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर साबित कर दिया है कि देश में मोदी लहर अभी भी कायम है। इस जीत से झारखंड भाजपा भी गदगद है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कार्यकर्ताओं संग जीत का जश्न मनाया और कहा कि झारखंड में भी बदलाव की आंधी चल रही है। आने वाला समय झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे तो इसी प्रकार के परिणाम आने वाला है। जश्न में रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा के लोगों ने जनादेश दिया है, उसी प्रकार अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। झारखंड और महाराष्ट्र अब इसकी बारी है। आप देखना, इस मौके पर यह कह सकता हूं कि झारखंड में इस बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश में अब सिर्फ सुशासन और विकास का ही मॉडल चलेगा, जो भाजपा की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में इस वर्ष होने वाले चुनाव में भी यही मंत्र कारगर होगा। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, ये 2 ही एजेंडे चलने वाले हैं जी पूरे देश में, यहाँ भी वही चलेगा। उधर भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर देश को विकास और भरोसा है और इसी बूते झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन तय है। कांग्रेस जो गोल गोल घुमा करके जलेबी की तरह हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी, उसपे जरूर उनका जो है ग्रहण लग गया, उसपे जरूर उनका जो है निराशा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम से जहां भाजपा के हौसले बुलंद हैं, वहीं विपक्ष मंथन करने में जुटा है और अब बारी झारखंड की है। चुनावी वर्ष में अगर चुनावी नतीजे पार्टी के पक्ष में आए तो हौसला बढ़ना लाजमी है। हरियाणा में मिली जीत ने झारखंड भाजपा को विपक्ष पर हमला करने के लिए तर्कस में एक और तीर दे दिया है, जो झामुमो के तीर और धनुष पर कितना भारी पड़ेगा यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि हरियाणा के परिणाम से प्रदेश भाजपा का मनोबल चरम पर है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो हरियाणा में जीत की हैट्रिक के बाद झारखंड में भी एक नई ऊर्जा जो है वो नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी विधानसभा चुनाव जो है संपन्न हो चुके हैं। भाजपा ने जम्मू में 29 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। बीजेपी की जीत पर पूर्वी जम्मू से भाजपा के विजयी प्रत्याशी युद्धवीर शेट्टी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की तरफ से, गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने की कवायद तेज हुई है और इस वक्त हमारे साथ जम्मू ईस्ट से भाजपा के विजयी प्रत्याशी युद्धवीर शेट्टी जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। जो जम्मू कश्मीर में जो भाजपा को जो जीत मिली है, 29 सीटों की जीत, सबसे अधिक जीत, इसके बारे में पहले आप क्या कहेंगे? मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं जम्मू के लोगों को, जिन्होंने एकजुट होकर राष्ट्रवादी ताकतों को जताया और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की जो काम यहाँ पे कार्य चल रहे थे, उसी कारण भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। लोगों ने जो विश्वास, क्या आपको लगता है ये विकास का विश्वास है, धारा 370 निरस्त करने का ये जो रिजल्ट है, या इस रिजल्ट को आप क्या कहेंगे? कितने सालों से जो अंधकार में जीवन जो कश्मीर की जनता भोग रही थी, लोगों को लगता था पिछले 10 साल के दौरान कि ये जो समय गुजरा है, इसमें जो परिवारवाद की राजनीति थी, जो राष्ट्र, उसको अंकुश लगा
राष्ट्रीयवादी ताकतें मजबूत हुई, आतंकवाद कहीं ना कहीं हाशिए पे आया। इसलिए यहाँ पे शांति हो वहीं डेवलपमेंट होती है। लोग चाहते हैं यहाँ के। फारूक साहब का बयान आया है कि वो सरकार बनाने के लिए, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो उनका बयान है वो तब का बयान है जब काउंटिंग चल ही रही थी। आज भी उनको संकोच है कहीं ना कहीं, जो बाकी उनके लाइजन ग्रुप हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो तारागामी का है, कहीं ना कहीं वो भी क्लेम ना कर दें। इसलिए पहल करके वो अपने क्लेम को मजबूत करना चाहते हैं, पर लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर इस प्रकार के बयान देना भी गलत है। सामूहिक फैसला ही फैसला होता है। जो जनता के बीच में जो एनसी और कांग्रेस गई, धारा 370 को हम वापस लाएंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि जनता ने तो एक तरीके से उनको जनादेश दिया है, कैसे लाएंगे वापस? ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो कानून 370 का और 35A का, जिसको एक बार दफन कर दिया गया, वो वापस नहीं आएगा। इन्होंने तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को चीट कर रहे हैं लोग। ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर शेट्टी। कैमरामैन मनमोहन के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज जम्मू। और फिलहाल भारत एट 7 में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। भारत एट 7 में अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां कोलकाता आरजीकर रेप मर्डर मामले में न्याय और डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे अन्य डॉक्टर के समर्थन में देश भर में धरने प्रदर्शन जारी हैं। वहीं कोलकाता के आरजीकर रेप हत्या मामले की पीड़िता के माता पिता का भी अपने घर के सामने धरना जारी है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या मामले में बुधवार को डॉक्टरों ने देशव्यापी भूख हड़ताल की। ये भूख हड़ताल ट्रेनी चिकित्सकों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में की गई। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फाइमा ने इसका आह्वान किया था। इसके साथ ही डॉक्टरों का नियमित प्रदर्शन भी जारी है। FAIMA का कहना है कि वे पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के साथ निकट संपर्क में हैं और अपने रुख पर एकजुट हैं। इससे पहले बलात्कार और हत्याकांड की शिकार ट्रेनी महिला चिकित्सक के लिए न्याय की मांग को लेकर 5 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे चिकित्सकों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए मंगलवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 50 चिकित्सकों ने अपना इस्तीफा दे दिया। वहीं चंडीगढ़ में RDA GMCH ने भी पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टरों के साथ एकजुटता में राष्ट्रव्यापी विरोध का समर्थन करते हुए बुधवार को ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट में भाग लिया।
जबकि एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया। बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों की 75 जानी मानी हस्तियों के एक समूह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव मनोज पंत को एक ईमेल भेजा, जिसमें कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपनी सहकर्मी के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों की मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया गया। शिक्षाविदों, सांस्कृतिक जगत और चिकित्सा एवं कानूनी व्यवसायों जैसे विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों द्वारा हस्ताक्षरित इस ईमेल में उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में 7 जूनियर डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन को पूरी तरह से उचित बताया। नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने ये भी बताया कि जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के बाद भी पिछले सप्ताह दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासनिक उदासीनता के उदाहरण सामने आए हैं। इस बीच कोलकाता के आरजी कर रेप हत्या मामले की पीड़िता के माता पिता का अपने घर के सामने धरना प्रदर्शन जारी है। ये धरना दशहरे के दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मौत के बाद उनके पास दुर्गा पूजा में जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं है। प्रदर्शन के जरिए वे अपनी बेटी के लिए न्याय की अपील करने के साथ साथ प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के प्रति एकजुटता दिखा रहे हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को सियालदा कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में सीबीआई ने एक एक पल का अपडेट दिया कि कब क्या क्या कैसे हुआ। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक मुख्य आरोपित है, जबकि बाकी 2 आरोपित आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के पूर्व थानेदार अभिजीत मंडल है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इन्हें सबूतों को नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 9 अगस्त से 9 अक्टूबर इन 2 महीनों में आरजी कर की बेटी पूरा देश की बेटी बन गई है। गुस्सा कम होने का कोई सवाल ही नहीं है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की लाख कोशिशों के बाद भी अभी भी सीनियर डॉक्टर जो है वो अपना इस्तीफा देते जा रहा है, चाहे वो आरजी कर हॉस्पिटल में हो, चाहे हो कोलकाता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हो, चाहे हो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में हो, हर जगह पे और पूरे देश में ये 9 अक्टूबर पूरे देश में डॉक्टर भूख हड़ताल पर है। मांग एक ही है कि अपना सुरक्षा चाहिए और आरजी कर का जो बेटी, उन बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पूरे जो डॉक्टर कम्युनिटी है, ये पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को कटघरे पे खड़ा करने की कोशिश पूरी तरह से जारी है। तो 2 महीने बीत चुके हैं और देखना होगा इंसाफ की लड़ाई और कितनी लंबी चलती है। फिलहाल हम यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सारी
छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत भारत 7 में। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पाप का घड़ा भर चुका है। वहीं अरविंद केजरीवाल द्वारा आतिशी को सरकारी बंगला सौंपने को असंवैधानिक बताया। साथ ही उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई होने की उम्मीद भी जताई। आपने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार्लेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार्लेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है तो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी, दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई हो। सैमसंग के चेन्नई स्थित श्री पेरुम्बंदर प्लांट में पिछले महीने से शुरू हुई हड़ताल अब तक जारी है। इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने कल रात भर छापेमारी की और करीब 10 सैमसंग कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर्मचारियों में सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन के सभी प्रमुख आयोजक और पदाधिकारी शामिल हैं। आज दोपहर 12 बजे हड़ताल पर बैठे कर्मचारी का एक बड़ा विरोध कार्यक्रम करने वाले हैं। ये सभी गिरफ्तारियां उस कार्यक्रम को रोकने के लिए की गई हैं। दरअसल सोमवार को एक नाटकीय घटनाक्रम में कर्मचारियों ने कंपनी की ओर से दिए गए एक एमओए में उल्लिखित शर्तों को अस्वीकार करते हुए हड़ताल जारी रखी। आपको बता दें कि इस एमओए पर कर्मचारियों की समिति ने हस्ताक्षर किए थे जो कंपनी के पक्ष में है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने एक अन्य सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन का गठन किया है। कर्मचारियों की मांग है कि पहले यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिए और फिर हम शर्तों पर चर्चा करेंगे। वहीं सुल्तानपुर के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में बुधवार दोपहर नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के मानहानि मामले में सुनवाई हुई। भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ साक्ष्य पेश किया गया। उनका बयान कोर्ट में दर्ज हुआ। राहुल के अधिवक्ता काश शुक्ला ने उनसे कई सवाल भी किए। कोर्ट ने 17 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए तिथि नियत की है। माननीय राहुल गांधी के मुकदमे में जो एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ मुकदमा विचाराधीन है, विजय मिश्रा परिवादी का बयान दर्ज किया गया और मेरे द्वारा प्रतीक्षा की गई। शेष प्रतीक्षा हेतु मतलब जीरा की हेतु क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मुकदमे में 17-10-24 तारीख नियत की गई है। राहुल गांधी जी का मुकदमा माननीय एमपी एमएलए कोर्ट का संख्या 15 में लगा था, जिसमें वादी मुकदमा विजय मिश्रा का बयान दर्ज होना था। माननीय न्यायालय के समक्ष मैंने वादी मुकदमा विजय मिश्रा का बयान रिकॉर्ड करवाया और माननीय न्यायालय ने उनका बयान अंकित किया। उन्होंने अपने वर्जन जो कंप्लेंट में था उसको कोरोबोरेट किया और उनके द्वारा जो पूर्व में सीडी दाखिल की गई थी, सीडी की उन्होंने पुष्टि किया और इस आशय का उनके द्वारा विजय मिश्रा जी के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया। और बात मध्य प्रदेश की, जहां संपत्ति पंजीकरण यानी रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। गुरुवार से मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री के नए नियम लागू हो जाएंगे। इस उन्नत सॉफ्टवेयर का पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन पहले राज्य की 4 जिलों में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। अब गुरुवार से प्रदेश के सभी 55 जिलों में से लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार गुड गवर्नेंस के लिए डिजिटलीकरण का सहारा ले रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जमीन की रजिस्ट्री कराने की जिस प्रक्रिया की शुरुआत राज्य में 4 जिलों में की गई थी, अब उसे गुरुवार से सभी 55 जिलों में लागू किया जा रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश के अब सभी जिलों में रजिस्ट्री कराना अब और आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अब संपत्ति का पंजीकरण करवाना सरल हो जाएगा। गुरुवार से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संपत्ति पंजीकरण यानी रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान संपदा 2.0 से ई-केवाईसी से पहचान होगी। संपत्ति की GIS मैपिंग, बायोमेट्रिक पहचान और दस्तावेजों का स्वतः प्रमाणन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में दस्तावेजों का निष्पादन ई-साइन और डिजिटल सिग्नेचर से किया जाएगा।
जिससे गवाह लाने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। कुछ दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अब उप पंजीयक कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीयन अधिकारी से संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा और कई मामलों में किसी भी प्रकार के इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। व्यक्ति की पहचान के लिए वीडियो KYC का प्रावधान भी रखा गया है। इतना ही नहीं, पंजीयन के लिए ई-साइन एवं डिजिटल हस्ताक्षर से दस्तावेज का निष्पादन होगा। दस्तावेजों की ई-कॉपी डिजी लॉकर, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ई-स्टैम्प सृजित करने की सुविधा भी होगी। संपत्ति की सर्च प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है। संपदा 2.0 में तो फिलहाल के लिए भारत 7 में बस इतना ही। आगे देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।